बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट, और मेरे साथ जो मौजूद होते हैं होस्ट, वो साथ नहीं है, मैं कहने लगी थी घोस्ट वो आज बिल्कुल हमारे साथ नहीं है और उनकी शादी है, मसरूफ़ है वो, कोई बात नहीं, उनको पूरा मौका दिया जाता है अपनी शादी एंजॉय करें। मैं आपके साथ होंगी अगले 2 घंटे और कोशिश करूँगी कि आपके ये 2 घंटे बड़े प्रोडक्टिव रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम ने अंगड़ाई ले ली हुई है और मुल्क भर में जो मौसम है वो तब्दील हो चुका हुआ है। अब सर्दी थोड़ी कम होगी और गर्मी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर की अगर बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में तो कमी है, दूसरी तरफ कराची में भी कुछ दिनों से बादलों का राज है, मगर इन दोनों शहरों में स्मॉग ने फिर खतरे की घंटी बजा दी है। मुल्क के इन दोनों सूबाई दारुल हुकूमत में मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद है नाजिश अयाज, इस्लामाबाद से समन गुल और लाहौर से वेलरिंग एंड्रयूज़। तो इनसे भी जानेंगे कि मौसम कैसा रहता है। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं कराची का। नाजिश बताइएगा, कराची का मौसम कैसा है? लाहौर में तो अभी गर्मी हो चुकी हुई है। भाई कराची में ना सर्दी जो है वो 2 दफ़ा डॉज दे चुकी है हमें। अच्छा। 2 दिन हमें थोड़ा सा मुतदल मौसम मिलता है और तीसरे दिन हम ये सोच के बाहर निकलते हैं कि आज तो स्वेटर हम रख देंगे और आज हमें स्वेटर पहन के नहीं निकलना। बाहर निकलते तो ठंडी ठंडी हवा जो है वो आपके मुंह पे पड़ रही होती है तो कराची में सर्दी शहरी जो है थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सुबह के औकात में ना अचानक से ठंडी हवा चल जाती है और मुझे खुद भी फ़ोन करके घर वालों को बोलना पड़ता है भाई बाहर निकलने से पहले स्वेटर पहन लेना। तो ये सारी सिचुएशन है, लेकिन गर्मी समझ चढ़ता जाता है टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक। अच्छा, अभी स्मॉग की अगर बात की जाए तो कराची का मौसम जो है स्मॉग से आज मुतदल है। ठीक, कराची के मौसम जो है स्मॉग से पाक हुआ है या नहीं? नहीं, कराची में एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि स्मॉग नहीं होती कराची में। अगर स्मॉग होती भी है, यानी कि हवा की रफ्तार कम होने की वजह से अगर ये जो आपके एयर पार्टिकल हैं, पॉल्यूटेड पार्टिकल हैं, अगर स्टिक कर भी जाते हैं तो वो जैसे जैसे सूरज निकलता है ना ये कम हो जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम आपके पास 7 से 8 के दरमियान में, यानी 1 घंटे के लिए अगर थोड़ी सी धुंध वाली कैफियत होगी तो होगी, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल नहीं है। यानी फरवरी तो पूरा हमारा बड़ा ही कोई पुरसुकून और बड़ा अच्छा पुरफजा पुरबहार गया है, क्योंकि शुरू से ही हल्के 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 बारिश के जो एक स्पेल चल रहे थे ना, बूंदाबांदी हल्की बारिश, यही जो है वो स्पेल चल रहे थे। तो शहरी बड़े खुश, बड़े प्यारे मौसम में आ रहे हैं सुबह में। लेकिन ये जो गर्मी ने और सर्दी ना 2 दिन तक हमें डॉज दिया है ना, ये थोड़ा सा ख़तरनाक हो गया है, क्योंकि रात में हमें पंखा चलाना पड़ता है और सुबह में अचानक से आप बाहर निकलें और आप कहें ओ भाई स्वेटर पहन के जाओ, तो वो वाली सिचुएशन हम उसको फेस कर रहे हैं। इस वक्त भी जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो हमारा 27 से 28 तक पहुँच चुका है, लेकिन कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 से 18 पे है। लेकिन अब मैं को मौसम याद कर कहना है कि भाई बादल साफ़ हैं, आसमान साफ़ है, बारिश के इम्कानात तो नहीं हैं, लेकिन आप कराची वाले बाहर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अच्छी प्यारी प्यारी सी ब्रीज़ जो है वो उनको वेलकम करेगी। सर्दी मुझे लगता है अभी हो सकता है 1 आध 2 दिन और आपको डॉज दे, मतलब कराची वालों को डॉज दे लेकिन मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी अगर लगी। मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर खुशबू जो है वो कराची वालों को मिलेगी। आई विश कि कराची वालों को ऐसी खुशबू मिलना नसीब हो, क्योंकि वहाँ पर जो हालात हैं वो लगता तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लाहौर में भी कुछ इसी तरह का मौसम है। अगर हम बात करें सुबह की, तो सुबह बहुत ठंड महसूस होती है और मुझे कल ऐसा लगा कि जैसे स्मॉग नहीं, ये फॉग है, लेकिन वो पता चला कि स्मॉग ही थी। तो वेलरिंग आपकी जानिब आती हूँ, अभी बताएं कि लाहौर का मौसम कैसा है, स्मॉग के क्या हालात है? शहरबानो, लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर में सियासी माहौल तो गर्म है, लेकिन मौसम अभी भी सर्द है। इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अलबत्ता बारिश की बात करें तो बारिश की कोई पेशगोई नहीं की जा रही, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो लाहौर कल भी लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर था। आज भी अभी भी लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से चौथे नंबर पर है। और स्मोक की बात करें तो इस वक्त धुंध की बात करें तो धुंध भी जब वो सुबह के औकात में लाहौर में देखी जाती है, फ़िज़ाई आलूदगी और धुंध जब वो लाहौर की जान नहीं छोड़ा। जैसी कुदरती बारिश होगी तो लाहौर से जो वो स्मोक का और फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा हो सकता है, लेकिन महकमा मौसमियात अभी बारिश की कोई पेशगोई नहीं कर रहा। लेकिन अभी सूरज से अपनी आंखें खोली हुई हैं। लाहौर के मौसम के अंदाज कुछ ही निराले से हो गए हैं, जैसे आपको भी पता ही होगा, सुबह के औकात में ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है। जिस वक्त अभी आप मुझे भी देख सकती कि मैंने भी अभी कोई स्वेटर नहीं पहना हुआ, क्योंकि सुबह जब मैं आई तो मैंने फुल पैक होकर कोट वगैरह पहना, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो गर्मी महसूस होना शुरू हो गई। तो अभी भी जो लाहौर के रहने वाले हैं, से ऐसे ही आती हूँ फुल पैक होकर, लेकिन जब प्रोग्राम करके बाहर जाती हूँ तो शिद्दत की गर्मी का सामना करना पड़ता है और वो सारे जितने भी मैंने शॉल ली होती है, कोट लिया होता है, वो पकड़ना पड़ता है।
तो अभी स्मॉग की बात कर लेते हैं। वेलरिंग, मैं जब सुबह कल की बात करूं तो कल इतनी स्मॉग थी या फॉग थी कि मैं कंफ्यूज हो गई कि ये फॉग है, क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था ऑफिस आते हुए। आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल ही थी। तो ये स्मॉग है या फॉग है? अच्छा, स्मोक और फॉग में लोग जो है वो मेरे से बेहतर हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये धुंध है। सुबह के औकात में धुंध देखी जाती है, कुछ धुंध के साथ जो फिजाई रुक गई है, जिसकी वजह से लाहौर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है। क्यों धुंध है? क्योंकि धुंध होती है जिसकी वजह से मोटरवे भी बंद कर दी जाती है और फिजाई रुदगी जो है वो लाहौर की फ़िज़ा भी काफ़ी जो आलूदा होती है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि लाहौर में जो है उसकी फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा आलूदा है। और अगर बात करें तो इसका खात्मा कैसे होगा? बारिश से इसका खात्मा होगा। जैसे ही कुदरती बारिश होगी इसका भी खात्मा होगा। अभी भी बात करें तो अभी भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक भी जाने के इसके इम्कान है। सुबह के औकात में देखा जाता है कि 8 या 7 तक ये पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है दोबारा से इसका दर्जा हरारत वो बढ़ जाता है। बारिश और के रात के इम्कानात औकात है में फिर से पंजाब वो में, लाहौर ठंड में? कोई महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस बारे में? शहरबानों, अभी तक जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की कोई पेशगोई नहीं की जा रही। ठीक। 4 से 5 रोज तक जो है अभी तक बारिश की कोई पेशगोई नहीं की जा रही। अलबत्ता ये जरूर कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो खुश्क भी रहेगा, सर्द भी रहेगा। सुबह के औकात में धुंध भी छाई रहेगी और जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो ठंड भी महसूस की जाएगी। ठीक है, वेलरिंग हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। सियासी मौसम तो खासा गर्म है वहाँ पर, बाकी मौसम कैसा है तो बताइएगा। हमारे साथ मौजूद है समन गुल। समन, कैसा मौसम है ओवरऑल शहर इक़्तिदार का? जी बिल्कुल, अगर शहर इक़्तिदार के मौसम की बात कर ली जाए, सियासी माहौल तो बहुत गर्म है, लेकिन इस्लामाबाद वाले हर मौसम का मज़ा लेते हैं, क्योंकि देखें ना इस्लामाबाद में ना तो स्फोग है और ना ही स्मोग है। और महकमा मौसमियात ने खुशखबरी भी सुना दी है कि 17 जनवरी से बारिशों का एक स्पेल जारी हो जाएगा, जो 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा और जिससे मौसम में भी तब्दीली आएगी। और जैसे कि अभी आप देख सकती हैं कि शहर इक़्तिदार में सूरज अपना आबो ताप पर है और सुबह सुबह के टाइम में परिंदे चहचहा रहे हैं और एक खूबसूरत सा फिजा भी बिल्कुल साफ है। और जैसे कि हाल ही में बारिशें हुई हैं, उससे जो खुश्क सर्दी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जैसे कि सुबह के दर्जा हरारत उसमें ठंड होती है और शाम में भी सर्दी होती है, और यहाँ पर भी दिन के जो दर्जा हरारत है यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। शहरी समझ रहे हैं कि शायद गर्मी जल्दी आ जाएगी, लेकिन नहीं, इनके लिए खुशखबरी है कि 17 जनवरी से बारिशें शुरू हो रही है। तो मौसम में अभी शहरी जो है वो कोट स्वेटर अभी संभाल के रखे, क्योंकि सर्दी अभी बरकरार रहेगी। ये तो हर तरफ के हालात है। हमें नाजिश ने कराची के बारे में भी यही कहा कि समझ नहीं आती, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। लाहौर के हवाले से वेलरिंग ने भी ये कहा। समन गुल, आप भी यही कह रही हैं। तो पाकिस्तान का मौसम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है, बाहर की आमद है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है तो मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। और जैसे कि फरवरी जो है वो एंड होने के लिए जा रहा है, तो मार्च का मौसम स्टार्ट होगा। तो जैसे ही ये बारिशें होंगी उसके बाद मौसम में तब्दीली आएगी और एक बहार आ जाएगी। हर तरफ जो है वो हरियाली सी खिल जाती है और एक फूलों की खुशबू सी होती है। तो बहार का मौसम तो वैसे ही जो है इस्लामाबाद वाले जो रंग बिरंगे ऐसे फूल होते हैं और हर तरफ जो है वो हरियाली सी महक उठती है। तो इस्लामाबाद हो, कराची हो या कोई सा भी हमारा शहर हो, हर तरफ ही बाहर जब आती है तो एक अजीब ही एक नज़ारे होते हैं और हर तरफ जो है वो हरियाली हरियाली होती है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। और बहार के हवाले से हम लाहौर से भी कमेंट लेते हैं वेलरिंग एंड्रयू से। वेलरिंग, बताइएगा बहार के हवाले से कोई ख़ास इंतज़ामात लाहौर में होते हैं? हाँ जी, ऐसे ही होता है हर साल। जो बहार के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए जाते हैं। लाहौर के जिलानी पार्क में खास करके जब वो मेला भी सजता है बहार के हवाले से। लेकिन अभी लाहौर का मौसम कुछ ऐसा कंफ्यूज लग रहा है कि नज़र नहीं आ रहा कि कुछ जब वो इसका जो फ़िज़ाई लूदगी का खात्मा होगा, जल्द से जल्द वो बहार आएगी। अभी भी क्योंकि सुबह के औकात में ठंड देखी जाती है, रात को भी ठंड हो जाती है, सिर्फ दिन में कि हमें महसूस होता है कि नहीं भाई गर्मी आने वाली है, लेकिन रात को आगे हमें फिर से कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन जैसे मार्च का महीना स्टार्ट होगा तो बहार के हवाले से जो मेले भी लगाए जाएंगे, इसका अच्छी ज़्यादा इंतजाम भी किए जाएंगे। और ये जो जिलानी पार्क मेलों का जो एहतमाम किया जाता है वो 1 महीने तक ठीक है। यहाँ पर देख के तो ऐसे लग रहा है स्क्रीन पर कि आप बहुत इंजॉय कर रही हैं तीनों खवातीन। तो नाजिश, कराची में कोई खास इंतजाम होते हैं बाहर के हवाले से? जी बिल्कुल, कराची में हमारी जो बल्दियाती महकमे हैं उनकी जानिब से बहुत ही ख़ास इंतजाम होते हैं। मुख्तलिफ पार्क्स हैं, उनके अंदर फ्लावर शोज़ का इनेकाद होता है। और जैसे जैसे अभी फरवरी और मार्च की तरफ हम जाएंगे तो कराची वाले एक हमारा ख़ास एक अदबी मेला होता है, लिटरेचर फेस्टिवल, उसका भी इनेकाद किया जा रहा है अगले हफ्ते से।
और साथ ही अगले महीने के इब्तिदा से ही हम जो है मौसम बहार की तैयारियाँ KMC की जानिब से मुख्तलिफ पार्क्स के अंदर फ्लावर शो का इनेकाद, और इतने ज़बरदस्त और इतने खूबसूरत होते हैं कि अगर आप कासिम बिन कासिम पार्क जो सी व्यू के करीब है उसको, या फ्रेयर हॉल के करीब जो पार्क्स हैं उनको देखें तो आपका दिल जो है ना वो बाग हो जाएगा, जिसे कहते हैं गार्डन हो जाना। तो कराची में मुख्तलिफ जो छोटे छोटे पार्क्स हैं, पिछले साल तो गवर्नमेंट की जानिब से तमाम छोटे पार्क्स को जो है के आगाज में डेकोरेट किया नाज़िश गया था। आपसे वेलरिंग से समन गुल से बात करके मेरा भी दिल गार्डन हो गया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और मौसम के हवाले से बता रही थी। तो मौसम पाकिस्तान का तकरीबन एक जैसा ही अगर बात की जाए तो सियासत के मौसम की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी सियासत में मौजूद एक बड़ा मसला है जिसे हम मौरूसी सियासत कहते हैं। मौरूसी या ख़ानदानी सियासत को पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा नापसंद किया है, मगर इसकी जड़ें हमारे सियासी निज़ाम में इतनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं कि अब से इससे छुटकारा पाना नामुमकिन सा लगता है। दिलचस्प बात यह है कि मौरूसी सियासत का ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक, खासकर जनूबी एशियाई ममालिक की अगर बात की जाए तो ख़ानदानी सियासत के गहरे असरात वहाँ पर मौजूद है। तमाम दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में मौरूसी सियासत की शरह बहुत हद तक बुलंद है। और BBC की एक रिपोर्ट सामने आई है, एक तहकीक के मुताबिक 1996 में अमरीकी कांग्रेस में मौरूसी सियासत का हिस्सा तकरीबन 6% था। इंडिया की लोकसभा की अगर बात की जाए तो 2010 तक 28% रहा, जबकि पाकिस्तान की कौमी और पाकिस्तान की पंजाब की सूबाई असम्बली में मौरूसी सियासतदानों का हिस्सा 53% था। तो इसी तहकीक के मुताबिक अगर बात की जाए तो बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों से पंजाब के चंद खानदान ऐसे हैं जो मुसलसल ऐसी पॉलिसियाँ और कानून साजियाँ करते चले आ रहे हैं जिनकी वजह से कौमी मसाइल और निजी शोबों में ताकतवर लोग आगे हम देख रहे हैं और बाकी पीछे होते हैं। ताकत बढ़ती चली जा रही है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, तो बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शुक्रिया। मौरूसी सियासत पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला है? मसला तो है, लेकिन उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान जब बना था तो ये ज़्यादातर 90-95% एग्रीकल्चर इसकी प्रोड्यूस थी, मईशत थी। तो यहाँ पे जागीरदाराना और कबायली माशरा है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक सनती अर्बन माशरे के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता हुई, तो उनका रोल भी कम होता गया। अब आप देखिए कि डेरा गाजी खान जहाँ बड़े बड़े जागीरदार हैं वहाँ से जरताज गुल भी जीत गई। तो ऐसा नहीं है कि 100% उन्हीं का होल्ड है। उनका होल्ड जूँ जूँ मुल्क में माशी तरक्की हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो उनका रोल कम होता जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो सियासतदान हैं, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी सिस्टम है, हल्का वाराना निज़ाम के छोटे छोटे हल्के बने हुए हैं 266, तो उसकी वजह से भी मुख्तलिफ ख़ानदान जो हैं उनकी अहमियत बढ़ जाती है। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी हो, फ़र्ज़ करें तो जैसे यूरोप के मुल्कों में है कि पार्टी को वोट देते हैं, कैंडिडेट को नहीं देते, और पार्टी अपनी लिस्ट दे देती है, तो उससे फिर वो जो ख़ानदानों की अहमियत है और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वो कम हो जाएगी। लेकिन ये कि जो ख़ानदान हैं जिनको आप मौरूसी कहते हैं, उनकी खिदमात भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने ख़ानदान की वजह से जीत जाते हैं, बल्कि वो लोगों से राब्ते में रहते हैं, डेरादारी करते हैं, लोगों के मसाइल हल करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो इस वजह से उनकी अहमियत है। मगर ये कि आप देखिए कि जो पाकिस्तान का अर्बन इलाका है, शहरी, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, और फिर एक मसला ये भी है ना कि पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल नहीं रहा। यहाँ बीच में इंटरप्शंस होती रहीं। अयूब खान का दौर है, ज़ियाउल हक का दौर है, मुशर्रफ का दौर है, तो 10-10 साल के ये जो स्पेल आते हैं उसकी वजह से जमहूरियत के इर्तका जिस तरह से होना चाहिए था, जैसे इंडिया में हुआ, वैसा नहीं हो सका। अदनान साहब, पार्लिमानी निज़ाम को हम एक अरसे से देख रहे हैं, हमें इसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। हम अगर बात करें इलेक्शंस की, पहले इलेक्शंस को बनाया जाता है कि इलेक्शंस होंगे, मामला सेटल होंगे, आवाम के लिए बेहतर होगा। अगर पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम की बात की जाए तो पाकिस्तान में कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक तो इंटरप्शन भी है कि जब बार बार उसको काम करने का मौका ही नहीं देते, कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे ही नहीं कर पाता है, तो जब तक आप एक तसलसल से किसी काम को होने ना दें तो वो किस तरह उसको ग्रो करेगा। तो पाकिस्तान, अब देखिए ना, इंडिया में तो बहुत अच्छा चल रहा है, पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ पर, और 75-76 साल से जब से उनका आइन बना है तसलसल के साथ चल रहा है, उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं हुई। पाकिस्तान में मसला ये हुआ कि बार बार इंटरवेंशन। सर, इस सारे मामले पे बहुत बहस हो चुकी है और इस पर आगे बढ़ते हैं। जागीरदाराना सिस्टम की बात करते हैं। कितना तंग है हम जागीरदाराना सिस्टम पर हम उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। हल क्या है आखिर इसका? देखिए, हल तो इसमें एक तो ये है कि हमारे यहाँ ज़राई इस्लाहात नहीं हुई। इंडिया और बांग्लादेश में ज़राई इस्लाहात हो गई,
हम अगर जेन्युइन ज़राई इस्लाहात कर देते, जो हुई भी तो वो जाली किस्म की हुई, तो ये मसला ना होता। दूसरे ये कि यहाँ इलेक्शन मुनसिफाना आज़ादाना हो, जिसका मैंडेट हो उसी को हुकूमत मिले, तो भी मसाइल ये जो आप कह रही हैं ये कम हो सकते हैं, इनका जागीरदारों का होल्ड टूट सकता है। फिर एक बात यह है कि सारे इख्तियारात जो हैं वो वफाकी सूबाई हुकूमतों में मुश्तमिल हो गए हैं। अगर इनको असल हल इस मसले का ये है कि इख्तियारात जो हैं वो ज़िलाई सतह पे और यूनियन कौंसिल की सतह पे मुंतकिल किए जाएँ, जो आइन है उसमें ऐसी तब्दीलियाँ की जाएँ कि इख्तियारात जो हैं वो लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, उससे कोई खिलवाड़ ना हो सके। कि हुकूमत आती है तो वो कई कई साल जो है वो बहाने से कभी हल्का बंदियाँ, कभी एक्ट चेंज करके, कभी वार्ड्स की उसमें बाउंड्रीज तब्दील करके वो इलेक्शन को मुलतवी करती रहती है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती, लोकल बॉडी इलेक्शन भी नहीं हो पाते। तो जनरल मुशर्रफ ने जो लोकल बॉडी सिस्टम दिया था बहुत पावरफुल था, उसी को मजीद बेहतरी करके आप समझते हैं कि उसको आगे लेकर जाना उसको आगे लेके जाना चाहिए। इख्तियारात की जब निचली सतह पे तकसीम होगी तो सब लोगों का जो ये ध्यान होता है ना कि सूबाई हुकूमत मुझे मिल जाए, फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम नहीं करते, ये झगड़े कम हो जाएंगे। और निचली सतह पे, ज़िलाई सतह पे और यूनियन कौंसिल की सतह पे जो पावरफुल इलेक्टेड बॉडीज़ होंगी, लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाएगा और उसमें जो लोगों की पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगी। जागीरदारों का भी होल्ड टूटेगा, छोटे हल्के होंगे लोकल बॉडीज़ के, तो मुतवसत तबके के लोग, निचले मुतवसत तबके के लोग वो भी आगे आ सकेंगे। असल सवाल और असल ये जितनी भी बात की जा रही है मुतवसत तबके के लिए की जा रही है। सिंध में शाहरुख जतोई के हाथों शाहजेब का कत्ल हो या बलूचिस्तान में MPA की गाड़ी की टक्कर से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो, ये इस तरह के मामलात हैं कि इन तमाम वाक़यात में अगर हम देखें तो जीत ताकतवर की हुई और हमने देखा भी। आपके ख्याल में स्टेटस को शिकस्त देने के लिए हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा और हमें क्या करना चाहिए? देखिए स्टेटस को तो टूटा है ना, अब आप देखिए कि इस इलेक्शन में भी स्टेटस को तो टूटा है लोगों लेकिन ने, उस तरह से नहीं। हाँ नहीं, मगर ये देखिए ना कि एक बड़े पैमाने पे लोगों ने वोट डाले, 48% टर्न आउट है एवरेज, बाज़ जगह 55% है, और वो इतनी लाइनें लगी हुई थी कि 15-20% वोट नहीं पड़ सके क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग का वक्त नहीं बढ़ाया। अगर 1-2 घंटा वक्त बढ़ा दिया जाता तो ये शरह जो है 55-60% हो जाती। इसका मतलब है लोग शरीक होना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं। जो हमारा सरकारी ढांचा है वो स्टेटस को चाहता है। तो सरकारी आपको नहीं लगता कि पार्लिमानी निज़ाम जो है यही जागीरदाना निज़ाम और स्टेटस को लेकर चल रहा है? किसी हद तक ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी सिस्टम है। आप ऐसा इसमें तब्दीली भी तो पार्लिमान ही ला सकती है ना। मसला ये है कि अब पार्लिमान जो है वो आइन को तब्दील करे या जो रेफरेंडम कराया जाए और रेफरेंडम में कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ आइन में जो सजेस्ट की जाएँ वो, क्योंकि अवाम ही बिल आखिर जो है सॉवरन है, वही इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर अवाम के पास ही जाना पड़ेगा, चाहे रेफरेंडम की सूरत अदनान साहब, मौरूसी सियासत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? वो तो अवाम ही छुटकारा पा सकते हैं अगर बार बार इलेक्शन हो वक्त पे और डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। जैसे मैंने कहा लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, आम आवाम आगे आए, आम आवाम को हक मिले उनका, सिविल सोसाइटी मजबूत हो। देखिए जो तालीम बढ़ेगी, जो माशी तरक्की होगी, सनअतकारी होगी, अर्बनाइजेशन होगी। अब देखिए जो रेवोल्यूशन आया है, डिजिटल रेवोल्यूशन, के गांव-गांव तक जो है वो मालूमात पहुंच रही हैं जो पहले नहीं पहुंचा करती थी, शहरों में भी नहीं होती थी। ये जो स्मार्टफोन है, जो जिसका फायदा पीटीआई ने लिया, इसका फायदा पीटीआई को हुआ और भी पार्टियों को हुआ, लेकिन पीटीआई ने ज़्यादा स्मार्टली खेला और उन्होंने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो देखिए इतना इम्पेशेंट होने से कोई फायदा, कोई भी निज़ाम अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको चलाने वालों पे डिपेंड करता है। चलाने वाले तो यही होंगे ना, चाहे आप सदारती निज़ाम ले आएँ, चाहे आप मुतनासिब नुमाइंदगी ले आएँ, कोई भी सिस्टम ले आएँ, चलाने वाले तो तब्दील नहीं होंगे ना। तो चलाने वाले जो हैं उनको वक्त के साथ साथ जब वो मैच्योर होंगे तो निज़ाम भी बेहतर होता है। बिल्कुल, सवाल यही है अदनान साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगी कि ये निज़ाम में मसला है या चलाने वालों में मसला है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हुकूमत साजी की। तो सूरत हाल वाजे होने लगी है। नून लीग की क़यादत में 6 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद सामने आ रहा है और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वजारतों की बंदर बांट का इब्तदाई फार्मूला भी तैयार हो गया है। मगर इलेक्शन में शिकस्त पर मौलाना फजलुर रहमान खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद मौलाना ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को खरी खरी सुना दी। हुकूमत साजी से मुतालिक वाज़ेह और क्लियर कट पैगाम दे दिया है। मौलाना ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए
सड़कों पर निकलने की धमकी भी लगा दी है। उन्होंने हुकूमत का हिस्सा ना बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान भी कर दिया है। उधर लीगी कायद नवाज शरीफ की सियासत से दस्तबरदारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। नून लीग की जानिब से इस पर वजाहतें भी दी जा रही हैं, मगर कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ की दस्तबरदारी -2 फॉर्मूले का हिस्सा है। तो इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की सियासत से दस्तबरदारी की जो खबरें हैं, इनमें कितनी सदाकत है? क्या नवाज शरीफ इस दस्तबरदारी की जो वजह है, ये -2 का फार्मूला तो नहीं शामिल हो रहा है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नवाज शरीफ एक बहुत ही तजर्बाकार और एक विजनरी एक लीडर हैं, जिन्होंने 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है इस कंट्री के, और पार्टी की बिल्कुल ख्वाहिश थी बशमूल शहबाज शरीफ साहब कि वो अभी फिर वजारत उज़्मा का ओहदा लें और मुल्क को आगे चलाएं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सी आवाजें दूसरी तरफ से भी थी कि जी 4 दफा वो ना बने, कोई और भी बन सकता है वगैरह वगैरह। मियां साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने उनकी सुनी जो वो लोग कह रहे थे। तो आई थिंक कि नहायत तजर्बाकार है शहबाज शरीफ साहब, उनको कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का भी एक्सपीरियंस है, साथियों को साथ रखने का भी है। मियां साहब खुद मौजूद है पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे। दूसरा फजलुर रहमान साहब का जो है ना, वो बड़े आपको पता है कि कोना मश्क किस्म के सियासतदान है, और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों लीडरशिप से, नून की भी और पीपल पार्टी की भी। तो वो भी कोई ऐसी वरी सम नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की बात करें आप? जी, मौलाना फजलुर रहमान की बात करें। ठीक। वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम में होंगे सूनर और लेटर, और मुल्क को आगे लेके चलना है। अभी मसला सिर्फ पर्सनालिटीज का नहीं है, ना इंडिविजुअल पार्टीज का है, मसला अभी पाकिस्तान का है। आपके इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद कोई पार्टी की मेजॉरिटी नहीं मिली। जो अगर तो एक पार्टी को मेजॉरिटी होती, लेट्स से 2/3 नहीं, सिंपल भी होती, तो मसाइल और ज्यादा अच्छे समझ हो जाते। लेकिन अभी जी, तो इंशाल्लाह आप एक वरी नहीं करें, ठीक हो जाएगा। साहब, पीपल्स पार्टी की अगर बात करें, नून लीग के साथ हुकूमत में बैठने के लिए वो भी तैयार नहीं है। अब मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, और फैसला जो है वो ऐवान में नहीं मैदान में होगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, फजल रहमान साहब ये तो कह रहे हैं मैदान में होगा, वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो तलवारें लेके मैदान में निकल आएंगे। आपने देखा कि माजी में भी उनकी सियासत हमेशा पुरअमन सियासत रही है। वो उन्होंने लॉन्ग मार्चेस भी किए हैं, उन्होंने दोबारा से उन्होंने ऐलान कर दिया ना इसी बात पे, लॉन्ग मार्च करने का, तहरीक लेकर। तो कोई बात नहीं, वो देखिए लॉन्ग मार्च करना, प्रोटेस्ट करना, ये हर पार्टी का हक है। बट आई डोंट थिंक सो वहां तक नौबत भी आएगी। उनके चूंकि पर्सनल ताल्लुकात है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, तो वो इंशाल्लाह वो कोई बड़ी की बात नहीं है। अभी फौरी तौर पे ऊपर ये असेंबली का इजलास होना चाहिए, और इसके अंदर पॉलिटिकल मसाइल को जो असेंबली के अंदर बैठ के ही इनका फैसला होना बड़ा जरूरी है, बजाय इसके कि सड़कों की हम बात करें। जनरल साहब, इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। और पहले अगर बात की जाए मौलाना की, तो मौलाना हमेशा नून लीग की और नवाज शरीफ साहब की तारीफ करते रहे हैं, तारीफों के पुल बांधते रहे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? क्यों नाराज हो गए मौलाना नून लीग से? क्यों नाराज? देखिए, अगर उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत वक्त है वो उनको एड्रेस करेगी, और वो सुने जाएंगे। और दैट इज द रीजन कि इनकी पार्टी की जब आल पार्टी तकरीबन कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी तो फिर फजल रहमान साहब के पास भी गए। तो आई एम श्योर उनको एंगेज रखा जाएगा। और कोई डील तो नहीं की गई थी उनके साथ? जी, क्या नहीं हुआ? कोई डील तो नहीं की गई थी जो पूरी नहीं हुई और वो नाला हो गए? जी, नहीं, डील की कोई बात ऐसी नहीं है। आई डोंट नो। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना इंटरेस्ट तो जरूर होता है। उनका ख्वाहिश होती है कि हमें ज्यादा सीटें मिले, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी नुमाइंदगी हो कि पार्लियामेंट में भी और कैबिनेट के अंदर भी, जहां हम पॉलिसी साजी में हम करें। तो वो उनकी हर पार्टी का एक राइट भी है कि वो अपनी तरफ से करते हैं। उनके कुछ मुतालबात होंगे, आई एम श्योर कि पॉलिटिकल मुतालबात उनके सुने जाएंगे, और ये देखा जाएगा कि उनको साथ मिला के आगे कैसे चलना है। और खुशाइद बात यह है कि इवन तारीख इंसाफ के जो अली मोहम्मद को मैं सुन रहा था कल, वो भी ये कह रहे थे कि हम कोलिशन का हिस्सा तो नहीं बने, क्योंकि ये दोनों पार्टियां ये भी उनकी एक
अफसोसनाक सोच है, लेकिन Opposition में अच्छी सोच ये है कि वो कह रहे थे कि हम इश्यूज के ऊपर बैठ के तो इंटरेक्ट करेंगे पार्टीज के साथ। पहले तो वो कहते थे ना, हाथ भी नहीं मिलाते और ये नहीं करते। तो ये आई थिंक कि बजाय इसके कि बाहर भी आपने करके सब कुछ देख लिया है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आपके सियासी मसाइल जो है वहाँ हल होने चाहिए। जनरल साहब, असल मसला तो अवाम के मसाइल है ना, अवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए जो भी फैसला हो। नून लीग की क़यादत में बनने वाला जो 6 जमाती हुक्मरानी इत्तेहाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, 2/3 अक्सरियत से समझते हैं कामयाब होगा वो? देखिए, ये तो मुझे ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत से जो इंडिपेंडेंट है ना, जो पंजाब के अंदर खसूसन है, जहाँ पंजाब की हुकूमत है, और बाकी भी लोग ये चाहते हैं कि लोगों के काम हो। तो जब आप एक इलेक्ट होके आ जाते हैं और ये देखते हैं कि हमने गली मोहल्ले के काम, लोगों के स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन ये करना है, तो जो हुकूमत अभी पंजाब के अंदर रह के, तो बहुत से लोग दैट इज द रीजन को उनका चॉइस पंजाब की हुकूमत है, वहाँ भी पंजाब की भी हुकूमत है, मरकज में भी है। तो इस तरह हो तो अगर 2/3 में हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सिंपल मेजॉरिटी कंफर्टेबल हो जिसमें आप अपना काम करते रहे और मुल्क को आगे लेके चले, लोगों की सहूलियात की बात हो, आपका CPAC को परसू करना है, आपका मुआशी मसाइल है, आपके ये टेररिज्म के मसाइल है, आपका बैनुल-अक़वामी सफारती सतह। जनरल साहब, CM के लिए मरियम नवाज का नाम सामने आया है, समझते हैं कि मरियम नवाज पंजाब को अच्छे तरीके से डील कर लेगी? देखिए, मरियम नवाज के लिए चैलेंज तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा सूबा है और गवर्नेंस का उनको ऑब्वियसली इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं है उस तरह, लेकिन उनके साथ एक स्ट्रांग टीम है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब को चलाया और बेहतरीन तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने चलाया। फिर मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ लाहौर में बैठे हुए हैं। तो आई एम श्योर कि मरियम नवाज फिर एक पॉलिटिकल फिगर है जो एक्सेप्टेबल है पब्लिक को, वो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर यहाँ तक पहुंची है। तो आई एम श्योर कि बिगिनिंग तो आपको करनी होती है और ये इट इज ए गुड बिगिनिंग, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और फिर वो मरकज की कई जो मिनिस्ट्रियां हैं उनका भी तजर्बा। जाते जाते हमें ये बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदों पर नून लीग से डील ना करने का ऐलान किया है, तो क्या तैयार है नून लीग आईनी ओहदे देने के लिए? आईनी ओहदे देने के लिए देखिए, इसके ऊपर तो गुफ्तगू ही ऑब्वियसली होगी ना। पीपल पार्टी का ये अपना राइट है, हर पार्टी का राइट है कि वो अपना कैंडिडेट ले। मसलन ये कि प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकर नेशनल असेंबली, गवर्नर्स के, तो वो उसके अंदर भी ये देखा जाएगा ना कि पीपल पार्टी का कितना स्ट्रेंथ है, अदरवाइज मुस्लिम लीग नून का क्या राइट है, बाकी किसी पार्टी का करना है, लोगों को साथ रखना है तो क्या करना है, MQM की सोच का क्या है, उनको कैसे आपको साथ में लाना है। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह सारी पोस्टें एक पार्टी को भी तो नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये सारी जितनी भी इत्तेहाद हो रहे हैं, हुकूमत बनाई जा रही है, हुकूमत साजी की जा रही है, जनरल साहब सवाल यही है कि आवाम को इससे रिलीफ मिलना। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद थे, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। बात एक ही है, हुकूमत साजी होगी, मामलात सेटल होंगे या नहीं, ये सवालात हैं और आवाम चाहती है रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आपने कहीं जाना नहीं। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं अब खेल की। तो खेल के मैदान से खबर ये है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने वाला है। तैयारियां रूज पर हैं। PSL 9 की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई के बाद इस सीजन का ऑफिशियल तराना खुलकर खेल भी जारी कर दिया गया। तराने में स्टार गुलकार अली जफर और आयमा बेग ने अपनी आवाज का जादू जगाया है। खुलकर खेल प्यारे, वाइब तो है भाई, अली जफर की अपनी वाइब है, लेकिन फिर भी वो जो इससे पहले हमारा सबका फेवरेट वाला तराना है, सीटी बजेगी खेल सजेगा, उसके लेवल से मुझे नीचे ही लगा है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी होंगे, लेकिन आपको बताएं कि इससे पहले भी अली जफर जो हैं वो PSL का हिस्सा बन चुके हैं। 2016 के पहले सीजन का गाना तराना भी इन्हीं जानिब से था। उसके बाद 2017 में अब खेल जमेगा, इसके मैंने नशर हुआ था और सुपर हिट रहा। 2018 में दिल से जान लगा दे, ये भी था, अली जफर की जानिब से गाया गया, मद्दाहों को बेहद पसंद आया था। और PSL 9 का इफ्तिताही मैच 17 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। PSL 9 का जो एडिशन है, ये मैचेस 4 शहरों पर होंगे।
कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी पर मुश्तमिल हैं और इवेंट का फाइनल 18 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। तो तमाम सूरत हाल पर बात कर रहे थे। स्पोर्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नजीब सत्ती साहब। कैसे हैं आप? कैसा लगा आपको अली जफर का कमबैक 5 साल के बाद और ये तराना? जी बहुत शुक्रिया मधु का, और उम्मीद है अब आप ये बताइए इसके बारे में सच बोलूं कि झूठ बोलूं? सच सच, झूठ नहीं चलता सुनो न्यूज़ पे, सच। अच्छा, इसमें 2 से 3 नुक्ते बड़े अहम है देखने के लिए। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि अली जफर बहुत ही जबरदस्त सिंगर है, आउटस्टैंडिंग सिंगर है और वर्सटाइल सिंगर है। इसमें तो कुछ शक की बात नहीं है, दैट इज अ फैक्ट। ये तो बात हम एक तरफ रख लेते हैं गाना, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इज देखें, बात यह है कि ये गाना अच्छा है। वैसे भी जब शुरू में आप पहली बार सुनते हैं तो आपको समझ नहीं आती, कभी पहली बार में आपको बहुत अच्छा लग जाता है, कभी एंथम रिलीज होता है तो पहली बार में लोग कहते हैं पसंद नहीं आया। जो थोड़ा टाइम लगता है, आप आदी होते हैं गाने को सुनते हैं तो फिर आपको सही समझ आती है ये कैसा है। मसला इससे बड़ा है सर। पूरी दुनिया में एक तो मसला ये है कि किसी लीग में, कोई बड़ी लीग होती है, हर साल एंथम नहीं आता। एक तो इसलिए हर साल एंथम आएगा और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे अच्छा होगा, पॉसिबल नहीं हो सकता। और किसी लीग में हर साल एंथम नहीं होता। मतलब ये अजीब चीज है पाकिस्तान में कि प्लेयर को देने के पैसे वक्त पर नहीं होते हैं और आप एंथम के ऊपर करोड़ों रुपए लगाते हैं और हर साल रिलीज करते हैं एंथम। एक प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि सेरेमनी में लगेंगे ना। हाँ, अभी आपने ये तय कर लिया है कि भाई अली जफर ही आएगा। 4 बार आप उसे गवा चुके हैं या 5 बार गवा चुके हैं ये 9 सीजन में आप, और आयमा पसंद है ना आ रही है अली जफर, अवाम को पसंद है। असल में मैं आपके सामने एक रियलिटी और भी रखना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान सुपर लीग की बहुत बड़ी अथॉरिटी ने ऑन द रिकॉर्ड कहा हुआ है कि अली, जब कोई और एंथम रिलीज करता था, अली जफर अपने जो सोशल मीडिया का एक जो डिजिटल गैंग होता था बॉट्स के थ्रू, वो हिट करते थे कि यार एंथम अच्छा नहीं है, वो चलने नहीं देते थे। मैं आपको ऐसा भी होता था जी। और इन्होंने ये तय कर लिया आपकी इंडस्ट्री ने, हमारे यहाँ जिस तरह हर फील्ड में एक गैंग होता है ना कि वो एक सर्कल से चीज को बाहर नहीं जाने देता। इसी तरह से अब हमें ऐसा फील आने लगी है कि यहाँ पे भी ऐसा है कि भाई आयमा बेग ही आएंगी हर एंथम में, अली जफर आएंगे, 1-2 और नाम आएंगे। पाकिस्तान की म्यूजिक की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतना टैलेंट है। अच्छा, ये वाला सवाल जो आप कर रहे हैं आयमा बेग के बारे में, ये तो पिछले वाले PSL की अगर बात की जाए तो उसमें भी लोगों ने यही सवाल उठाया था कि इतने बड़े बड़े गुलकार हैं, उनको क्यों नहीं मदऊ किया जाता। देखिए, जब आप नया सिंगर लेके आते हैं ना, चाहे मेल है या फीमेल है, वो नई वैरायटी लेके आता है, नया फ्लेवर लेके आता है। जब आप एक सिंगर कहोगे ये बहुत अच्छा है इसने क्योंकि PSL के पहले 1-2 सीजन के बहुत अच्छे एंथम दे दिए, आप हमेशा उसको लेके आओगे तो फिर एक मोनोटोनस आ जाएगी। तो मैंने आपके सामने 3 नुक्ते रखे। एक तो हर सीजन में गाना चाहिए नहीं होता, ये पूरी दुनिया में ना IPL में होता, किसी लीग में नहीं होता। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये मोनोपोली बनी हुई है और वो किसी को चलने भी नहीं देते, जो हमारे मुल्क में एक रवायती स्टाइल है। और तीसरी बात ये है कि यार कोई नए सिंगर्स को लेके आइए, गाना बुरा नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन नए सिंगर को लेके आइए, नई वैरायटी लेके, नए फ्लेवर लेके आइए, थोड़ा एक कदम आगे बढ़े। इसको थोड़ा ऐसे नहीं लग रहा जैसे वो बहुत पुराना एक गाना था उसका फीफा वर्ल्ड कप का वाका वाका, उसको कॉपी किया हुआ स्टेप से? जी, उसको भी कॉपी किया हुआ, वो जैसे वो वाका वाका, वो क्या नाम है उसका, शकीरा का गाना था। जी हाँ। और बहरहाल मुझे इससे नहीं है गाना अच्छा है या बुरा है। नुक्ता जो मेरे आपके सामने 3 रखे हैं ना, कि वो नुक्ते ऐसे हैं कि देखिए आम तो बस उनको अली जफर, क्योंकि उनके अली जफर दिल में घर कर चुके हैं। अच्छा अहमद, हमारे पास वक्त बड़ा कम है, एक सवाल का जवाब दे दे। माजी में हमने देखा था कि टिकट्स की खरीदारी के लिए शायकीन क्रिकेट की तवील कतारें लगी हुई थी, लेकिन इस बार हम वो वाला जोश और जज्बा नहीं देख रहे, इसकी क्या वजह है? देखें, हमारे मुल्क ओवरऑल ही देखें, किसी चीज में आपको जोश जज्बा नजर नहीं आ रहा, ओवरऑल मुल्क के हालात डाउन है। तो इसी वजह से PSL का भी वो रंग नहीं जम सका, क्योंकि जनरल इलेक्शंस बिल्कुल साथ आए हैं, तो PSL को वो खा गए हैं जनरल इलेक्शंस की बेसिकली। तो मेरा ये है कि PSL दूसरे की हाइप बनी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फेवरेट टीम कौन सी है आपकी इस PSL के टूर्नामेंट में? अच्छा, मेरा चूंकि शहर इस्लामाबाद है तो मेरी तो शुरू से जो पसंदीदा टीम होती है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड होती है। ऐसे सपोर्ट तो हम सबको करते हैं, लेकिन एक फेवरेट टीम है इस्लामाबाद। जी, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी देख रहे हैं पूरी, अगर खिलाड़ियों पर हम मद्देनजर रखते हुए देखेंगे तो कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अच्छा, मुझे इस्लामाबाद ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है ऑन पेपर। क्योंकि उनका बैलेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ना कई प्ले टीमें एक स्ट्रॉन्ग टीम करती हैं, लेकिन उनके प्लेयर जो है ना बाद में फिर इंजरी की वजह से, अवेलेबिलिटी ना होने के साथ मैं आपको आपकी बार-बार मुझे टोकना पड़ा, वक्त बड़ा कम है। ये बता दें कि कोयटा ग्लैडिएटर से कप्तान सरफराज अहमद कप्तानी से मुस्ताफी हो गए हैं, तो इस्तीफा लिया गया है या उनकी जानिब से दिया गया है?
देखिए महसूस ऐसा होता है कि इनसे इस्तीफा लिया गया, लेकिन इसको कोयटा ने मामले को बहुत मिसहैंडल किया है। उसकी वजह यह है कि यार आपने कप्तान अनाउंस करना था, फौरन से कर देते, सब टीमें करती हैं। ये जो ड्रामा हुआ उन्होंने कि जी अभी हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, फिर उन्होंने ट्वीट की परसों रात में कि थैंक यू कप्तान, फिर डिलीट कर दी वो ट्वीट और अनाउंस नहीं किया कि आप राइले रूसो को बना रहे हैं। फिर अगले दिन इतनी कंट्रोवर्शियल बना दिए सारे मामले को। तो मेरा कहना है कोयटा मिसहैंडल कर गया इस मामले को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे और उन्होंने बताया कि PSL आ रहा है और कुछ खामियां भी गिनवाई गई। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है कि आप इंतजार कर रहे होंगे कि वो सेगमेंट कब आएगा। बूझो तो जाने, तो वो सेगमेंट आ चुका है। अब हम बताएंगे आपको कि कल हमने आपको जो तस्वीर दिखाई थी वो किस सेलिब्रिटी की है। तो तस्वीर दिखाई जाए, कौन है वो। मैंने आपको इतना तो कहा था ये एक्ट्रेस है सज्जल अली। वाह 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 वाह, बिल्कुल वैसी की वैसी है, क्यूट और बहुत अच्छी एक्ट्रेस। मतलब क्या बात है। इनकी बहन जो है सबूर अली, वो भी एक्ट्रेस हैं और बहुत छोटी एज से इन्होंने एक्टिंग का आगाज़ किया और अभी तक ज़बरदस्त ड्रामों में काम कर रही हैं और कमाल की तस्वीर है जो साथ लगाई है, बिल्कुल वैसी की वैसी लग रही है। ऐसे लग रहा है वो ही फजल अली बड़ी हो गई है, बिल्कुल चेंज नहीं है। तो आप अगली जिसने भी कमेंट किया था, मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था क्योंकि ये बहुत आसान था मेरे ख्याल से, मुझे भी समझ आ गई थी कल देखते हुए भी। तो आज की तस्वीर जो है वो देख लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कि आपने करना क्या है। तो आज की तस्वीर है, ओके, ये भी कोई एक्ट्रेस लग रही है, कितनी क्यूट है और बड़ी बात है, इसका मतलब है कि कोई नई एक्ट्रेस ही है, कोई इतनी पुरानी नहीं है, कोई 90s वाली है क्योंकि बैंग्स किए हुए हैं और क्यूट सी एक्ट्रेस हैं। किससे मिल रहे हैं ये, सोचना पड़ेगा, मुझे भी इसमें समझ नहीं आ रही। बट बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस जो कि अब बड़ी हो चुकी हुई है और अब आपने गेस करना है कि ये कौन है। आपने कमेंट करने हैं, आपने बताना है इनका नाम। टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि ये कौन सी शख्सियत है और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप कमेंट करें, अपने 3 दोस्तों से लाइक करवाएं, फॉलो करवाएं, शेयर करवाएं और आप को शामिल करेंगे हम लकी ड्रॉ में। उनमें से कोई एक, आप में से कोई एक ऐसा होगा खुश नसीब जिसका नाम निकलेगा फ्राइडे को, यानी कल। तो वो कल भी आपने सुनो पाकिस्तान को देखते रहना है क्योंकि बूझो तो जाने में आपका नाम भी हो सकता है कामयाबों में और उसका नाम जिसका होगा उसको मिलेगी रॉयल की मशीन। तो ये तो आज के सेगमेंट की होगी बात पूरी जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ दिन पहले ऐसे घूमने फिरने निकली हुई थी तो जावेद बशीर साहब जो कि माया नाज गुलकार हैं और कौन नहीं उनको जानता, किसी तारीफ़ के या किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो। तो उनका नया गाना लॉन्च हुआ है दूर रहना, तो मैं उनके घर गई, आपको भी दिखाती हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं ऐसी शख्सियत है घर पर कि जिनके सिर्फ मैं ही फ़ैन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेतहाशा फ़ैन्स हैं उनके। लेकिन मैं खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो इस वक्त उनके साथ उनके घर में मौजूद हूँ और मैं उनका आज इंटरव्यू करूँगी और ना सिर्फ उनका बल्कि उनके साथ उनके राइटर का और उनके बेटों से भी बातचीत होगी। अब ये वाहिद शख्सियत है जो 2 ऐसी म्यूज़िक हैं जिनको एक साथ गाते हैं पाकिस्तान में, यानी कव्वाली और क्लासिकल दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हैं जो इनके बारे में बता सकती हूँ मैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आऊँगी आपकी तरफ। जनाब जावेद बशीर साहब, दी वन एंड ओनली, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सबसे पहले आपको सुनो पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप शेर बनो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, कैसे हैं आप? नहीं, थैंक यू सो मच, आप इधर आई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेहमान अल्लाह का रूप होता है। मैं सुनो टीवी के सारे जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी जो फीलिंग है, जो मेरा नया गाना है उसके बारे में बताने का मौका मिला। बिल्कुल उसके बारे में पूछेंगे, लेकिन वो गाना लिखा किसने ये अगर हम ना बताएं तो ये गलत होगा। तो जनाब अब आपकी मुलाकात करवाएंगे, राइटर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं सैयद अली शाहरुख साहब। वेलकम करते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। ये गाना आपकी जानिब से लिखा गया? इससे पहले भी एक गाना जो बहुत मशहूर था, इश्क करना है तो लाहौर चले आओ, वो भी आपकी जानिब से लिखा गया। और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपने लिखे और वो छा गए। गाने वाले भी कमाल हैं, लिखने वाले भी कमाल हैं, अल्फाज भी कमाल हैं। तो आपसे मैं जानूंगी, पहले मैं जावेद बशीर साहब, जो आजकल आपका गाना है जिसके लिए हम आए हैं, वो गाना है दूर रहना। दूर रहना हमें सिखा दीजिए या उदासी का हल बता दीजिए। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी लाइन लिखी सैयद अली शाहरुख ने और इनका मैं थोड़ा सा मैं भी इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। ये बहुत म्यूज़िक को
समझते भी हैं और पसंद भी करते हैं और लिखते भी हैं और लिखना चाहते भी हैं और बहुत अच्छे ध्यान से और बड़े अच्छे अल्फाजों में लिखते हैं। और ये गाना स्पेशली दूर रहना हमें सिखा दीजिए, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। या उदासी का हल बता दीजिए, शायरी इसी तरह की होती है, तो ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा लिखा और ये मेरे शागिर्द भी हैं। अच्छा, हाँ, बकायदा गंडा बंद शागिर्द है इनको मैंने। गंडा बंद का क्या मतलब होता है? वो धागा बांधा जाता है पहले, लाल, हाँ लाल धागा बांधा, हाँ वो बांधा जाता है और मिठाई खिलाई जाती है। ये पुरानी ट्रेडिशनल रवायत है। अच्छा। जो कि हर शागिर्द के लिए है। वो जैसे बताते हैं कि हम माँ बाप को शागिर्दगी में ले रहे हैं। हाँ, जिस तरह निकाह होता है। ये हाँ, यस, बहुत बड़ी मिसाल दी। हाँ, इस तरह उस्ताद शागिर्द का एक रिश्ता बन जाता है। अच्छा, आपके बारे में वैसे भी कहा जाता है कि आप वाहिद ऐसे गुलकार हैं जो कवाली और क्लासिकल एक साथ गाते हैं। कवाली क्योंकि एक बिल्कुल अलग जॉनर है, क्लासिकल एक अलग जॉनर है। म्यूजिक के हवाले से शायरी में मिलता जुलता है, तो क्योंकि कवाली में कॉम्बो करके आप कैसे गा लेते हैं? वो बहुत मुश्किल बात है क्योंकि उसका सुर बड़ा हाई नोट्स होते हैं उसमें, और उसमें स्पेशली जिस तरह शायरी है बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन जी, ख्वाजा गुलाम फरीद जी, बाबा फरीद, हजरत हक बाहू सुल्तान, उसमें ये, और उसमें फिर सुरों की ममानियत नहीं होती। आप जिस मर्जी जोन में जाके उसकी कंपोजिशन बना के उसमें दादरा कहरवा लगता है। तो क्लासिकल में एक स्थाई होती है, उसमें उस बंदिश, देखें नाम कैसा है, बंदिश, उस बंदिश में ही आपने रहना है, उस राग की बंदिश में रहना है, और स्पेसिफिक उसके बोल होते हैं, उसका ठेका होता है, उसके फिर उसकी पहले विलंपत होती है, फिर दुर्त का पोर्शन आ जाता है, तानों बड़े का। मुश्किल लफ्ज़ है, समझ नहीं आ रहे आप कर कैसे नहीं, कैसे वैसे आप इतनी मतलब सुलझी हुई, आपको समझ आने चाहिए। नहीं, वैसे आपका तो घराना ही बड़ा मशहूर है, नाला घराना हमारा। नाला। हाँ। जावेद साहब, वक्त को जाया किए बगैर जी, जी, अभी जो नया गाना है आपका, हम सुनना चाहेंगे आपसे। दे दे ला ला दूर रहना हमें सिखा दीजिए, 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 या उदासी का हल बता दीजिए, या उदासी का हल बता दीजिए। वन झूठ का आसरा भी होता है, झूठ का आसरा भी होता है, बोलिए झूठ आसरा दीजिए, बोलिए झूठ आसरा दीजिए। ये
गाने का शेर लिखा है अली शाहरुख ने, मुझे बहुत पसंद है, जो भी मैं कहने लगा हूँ। रोकने वाला रोकिए साहिब, रोकने वाला रोकिए साहिब, वाह वाह वाह। रोकने वाला रोकिए साहिब, जाने वाले को रास्ता दीजिए, जाने वाले को रास्ता दीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, छा गए आप। मतलब मैं तो कहीं किसी और ही दुनिया में चली गई थी, इतना सुर। अभी आप इस दुनिया में रहे, आपकी इधर भी जरूरत है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ जो हैं जावेद बशीर साहब के साहबजादे भी मौजूद होंगे, और आप सब जानते हैं वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। वेलकम बैक जी। तो इस वक्त जावेद बशीर साहब के दो साहबजादे अनमोल रतन हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद बशीर और जमशेद बशीर। 3 जे हो गए हैं, समझ नहीं आ रही जे कौन से वाले जे हैं। और मैंने सही बोला ना आपका नाम? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र है। और ज़बरदस्त माशाल्लाह से, आप तो वैसे ही आपके बारे में हमने गाना सुना हुआ है आपका, अपने वाले साहब के साथ छा गए हैं आप, पहले भी सुना हुआ है। और जो जमशेद जो है ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा गाएंगे, क्योंकि जमशेद बशीर की मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने 2 साल पहले एक ये तूने क्या किया का हमने वर्जन निकाला था। अच्छा। उसमें ये इन्होंने काफी ताकत से जोर से गाया था। वाह वाह वाह। तो अब मैं चाहूंगी कि वालिद साहब दोनों का इंट्रो करवाएं और फिर हमें कुछ सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जुनैद बशीर ने मेरे साथ गाया था एक गाना, पिया तू काहे रूठा रे, कहानी मूवी से ना। लोगों ने बहुत पसंद किया, जो लोग मतलब गाने वाली फैमिलीज हैं, जो खानदानी लोग हैं, क्योंकि वो राग बसंत मुखारी में है, कहीं उसका मिक्सचर भी है, लेकिन वो लोगों ने इतना पसंद किया, हमने अनप्लग वर्जन निकाला था। उसके बाद इसका एरी सखी, उसका ये रिकॉर्ड बना शहरबानों के, उसमें जितने भी इंडियंस बड़े बड़े सिंगर्स हैं उन सब ने बाइट किए थे। और मैं उन लोगों का सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहूँगा जिन्होंने मुझे प्यार किया, मेरे बेटे को। क्या बात है। तो मतलब सुरेश वाटेकर जी, जनाब सुरेश वाटेकर जी, रूप कुमार राठौर जी, अपना अरिजीत सिंह, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सब शंकर महादेवन, हरिहरन, सब लोग, विशाल शेखर, सब लोग बड़े बड़े जो उन्होंने कमेंट किया था। हाँ, बहुत इसको पसंद किया। तो नाला घराने के नए आने वाले ये दोनों चश्मो चिराग हैं माशाल्लाह से। आपने बताया कि आपके 3 बेटे हैं माशाल्लाह। तो अभी ये 2 जो हैं ये म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं, और अपने वालिद साहब का छोटा जो है, हाँ छोटा जो है वो भी कदम रख चुका है, लेकिन वो अभी पढ़ता है, वो जरा थोड़ा सा। हाँ ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप तीनों सुनाएं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक गाना हमारा हुआ था रिलीज यारा, तो उसका इनके सरगम से शुरू करते हैं। ठीक है, प्लीज। सा सा रे गा पा गा रे 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 गा पा नी पा गा 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 पा नी सा नी पा सा नी पा गा पा गा रे सा 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 रे गा पा रे गा रे 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 गा पा नी गा पा गा 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 पा नी गा पा नी पा गा गा नी नी पा गा गा रे 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 यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा 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 मेरे यारा 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 मेरे यारा रमे सामने अखा दे मेरे यारा रमे सामने अखा दे मेरे यारा नहीं मैनू कुछ और चाहिदा तेरा दिल मैंने करा मैं नजारा तेरा दिल मैंने करा मैं नजारा नहीं मैनू कुछ और चाहिदा रमे सामने अखा दे मेरे यारा नहीं मैनू कुछ और चाहिदा सरे निजा रे निजा रे निजा नी नी बा नी बा निजा नी निजा रे जा रे गा मा रे 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 निजा रे निजा नी नी बा बाबा निजा रे गा बा 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 गा रे जा रे 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 निजा नी नी बा नी बा गा 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 बा निजा रे निजा बा 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 गा रे जा रे नी सा यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा। वाह क्या बात
बात है, माहौल बना दिया है। ये तो मुझे लग रहा है जैसे मिनी पैक में ना जावेद बशीर साहब मौजूद है, यानी अगर आप बिल्कुल यंग दिखना चाहते हैं जावेद बशीर साहब ये मौजूद है, थोड़ी सी बड़ी एज में ये हैं और फिर ये हैं। क्या बात और इस हालत में ये है। बहुत अच्छे हैं इस हालत में भी माशाल्लाह। और वैसे मैं ये कहने ही वाली थी कि आप बड़े भाई लग रहे हैं माशाल्लाह, वालिद साहब नहीं लग रहे, आप इतने यंग हैं माशाल्लाह। तो अब मैं देख रही थी कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो आप चुप कर गए, बिल्कुल, और आपके चेहरे पे ना एक बड़ा मुझे प्राउड महसूस हो रहा था। नहीं दोनों मतलब हम एक छोटा सा अभी सुनाते हैं आपको, बहुत अच्छा पिया तू काहे रूठा रे ना, उसका थोड़ा सा सुनाते हैं वो, हाँ वो आपको मजा आएगा। पिया तू काहे रूठा रे निगोड़ा जग झूठा रे, चली कोस में केली मोसे बूझ जाए न पहेली, बिरहा बनी मोरी सहेली, पिया दूंगा रे रूठा रे, चली कोस में केली मुझे बूझ जाए न पहेली, बिरहा बनी मोरी सहेली, पिया दूंगा रे रूठा, पिया दूंगा रे रूठा, पिया दूंगा रे रूठा रे, पिया दूंगा रे रूठा, पिया दूंगा रे रूठा रे, धरी 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 बाबा 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 गावा गावा देखा रे रे धरी गाओ नी सा नी धरी नी धरी धरी बाबा 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 गा देखा रे नी धरी धरी नी दा सा नी दा धरी दा धरी धरी नी धरी दा बाबा 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 गा देखा रे रे धरी दा सा नी धरी नी धरी दा धरी धरी नी धरी नी धरी नी धरी धरी बाबा दा बाबा दा बाबा 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 गा 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 देखा रे धरी दा नी धरी दा बाबा सा सा धरी नी धरी दा गा देखा रे बाबा गा दा बाबा बाबा दा बाबा नी धरी दा धरी धरी दा बाबा बाबा गा देखा रे धरी दा दिन बीते मेरे फरियाद में, दिन बीते मेरे फरियाद में, करूं रहना भी तारी याद में, जुड़े ऐसे दार बन के बहार, दिल खुद को हार, लगन सीने में दर्द, सीने में दर्द कैसे कहूँ, ना मेरा वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये इस बहुत जबरदस्त गाया आपने, माशाल्लाह से छा जाएंगे आप, क्या बात है। तो जावेद साहब सवाल ये है मेरा कि जैसे अब आप इनको सुर सिखा रहे हैं और ये सुर पकड़ते हैं और फिर वो आपका सुर ये पकड़ रहे हैं, फिर उनका सुर वो पकड़ रहे हैं, जो मुझे समझ में आया है, जो बीट पकड़ रहे हैं, तो कभी ऐसा भी होता है जब सुर इधर जा रहा हो एक लगा देते हो थप्पड़? आजकल तो मारने पीटने से खौफ आ रहा है क्योंकि बड़ी वीडियो वायरल हो जाती है। नहीं बच्चों को, अपने बेटों को तो मार ही सकते हैं। पिटाई से ये होता है कि अगर तो पिटाई किसी अच्छे मकसद के लिए है, कोई इंसान की जिंदगी बन जाए या मार नहीं प्यार, हाँ वो प्यार होता है, वो अंदर प्यार ही होता है, यानी लफ्ज नहीं है उसके, लेकिन वो सिर्फ अब्बा और बच्चे का ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपका जो रिश्ता है उस्ताद शागिर्द का तो है, लेकिन है तो ये आपके अब्बा। अब अब्बा को बंदा इजी लेता है, बेशक वो पूरी दुनिया में लेजेंड है, लेकिन आपके अब्बा हैं, आप अपने अब्बा को इजी लेते हैं? नहीं, ये काफी बड़ा चैलेंज है, खास तौर पे मेरे लिए, कि इनकी लेगेसी लेके चलना और इन जैसा
तो हम बिल्कुल भी नहीं गा सकते, मगर है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत इनका रंग दिखाना है। हाँ। तो इंशाल्लाह ये कि वैसे तो ये हमें इतना प्यार करते हैं कि हम खुद भी इनसे बड़ा प्यार करते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो उस पे थोड़ी बहुत डांट होती है, अदरवाइज तो ये मार तो पड़ती होगी ना? नहीं नहीं, वो तो मार तो पड़ती है जी, ये तो कन्फर्म है। क्यों? अभी आप देखिए, सितारा इम्तियाज अनाउंस हुआ है मुझे। सितारा इम्तियाज, यस, क्या बात है। तो ये 23 मार्च को मिलेगा इंशाल्लाह। पहले ही आपको मुबारकबाद देते हैं, सुनो पाकिस्तान की टीम आपको पहले ही मुबारकबाद देती है कि आप डिजर्व करते हैं। सुनो टीवी को मैं चाहता हूँ कि सुनो टीवी बहुत अच्छा टीवी है, जो कि सारे प्रोफेशनल लोग हैं और प्यार दर्दीले लोग हैं। हम सब आपके फैन हैं, हमारे देखने वाले आपके फैन हैं, और अब आपकी लेगेसी लेकर चल रहे हैं। आपके बेटे हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं। तो अब आपने मुझे कहा था कि आप एक ये वाला गाना भी गाएंगे जावेद साहब का, अपने वालिद साहब का, वो वाला जाने तो ये तूने क्या किया। ये हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, ये हम सुना देते हैं आपको। ये तूने क्या किया, सारी दुनिया से बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है, बैठ जाता हूँ। दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सो दे मैं अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना होके तुझसे मिलूं, इश्क का जब है कायदा, जाने तो तू है मेरी नैना, जानू के बगैर जाऊं मैं, करूं मैं वहाँ तेरा ही फिकर, तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया, मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। थैंक यू। क्या बात है, छा गए आप। शुक्रिया। बहुत मजा आया है, सीरियसली दिल कर रहा था ये बंद ना हो, बस ये रिपीट पे चलता रहे। वैसे आपको ये भी ना रिकॉर्ड करना चाहिए दोबारा से इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इसका अनप्लग किया जाए। बिल्कुल, नए गाने भी आप लोगों के हम सुनना चाहेंगे, और जितने आपके फादर के फेमस सॉन्ग, सारी फेमस है, लेकिन कुछ जो है जो आवाम के दिलों में हमेशा कभी पुराने नहीं होते, ये दोबारा से आप लोगों को एक साथ करना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपने घर बुलाया, इतनी हॉस्पिटैलिटी की, इतनी इज्जत दी, स्पेशली आपका शुक्रिया जावेद साहब। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने मौसम की बात की, उसके बाद हमने सियासत की बात की, उसके बाद हमने खेल की बात की, उसके बाद हमने म्यूज़िक की बात की। तो इस सब में सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो सेहत से जुड़े अहम मसले की आज बात करेंगे। याददाश्त की कमज़ोरी, याददाश्त कम हो जाना आजकल सबसे बड़ा मसला जो हम देख रहे हैं। इवन मैं अपने अंदर भी देख रही हूँ कि चीज़ रख के भूल जाती हूँ,
बातों को भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता कि अब मैं क्या काम करने आई थी, फ्रिज खोल के भूल जाती हूँ कि फ्रिज में क्या लेने आई हूँ। तो ये सारे मामलात मसले हमारे साथ चल रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग भी इससे रिलेट कर रहे होंगे। ज़्यादातर नौजवान जो नस्ल है वो इससे परेशान हो रही होती है। तो इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब। वेलकम करते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। थैंक यू। डॉक्टर साहब कैसे हैं? आई एम गुड। माशाल्लाह। हम किस तरह से अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, जो मेमोरी है वो इम्प्रूव करने के लिए ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स अगर वॉच कर रहे जी हैं हाँ। या कोई और प्रोफेशनल वॉच कर रहे हैं, मेमोरी हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और ये हिप्पोकैम्पस आपकी रिटेन करता है मेमोरी को। ठीक। और इसके अंदर एक टेम्पररी मेमोरी होती है और एक परमानेंट मेमोरी होती है। टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट, ठीक। आपने कोई बात सुनी, थोड़ी देर के लिए याद रही, फिर भूल गए, गुजर गई, वो टेम्परेरी मेमोरी में वो गई। टेम्पररी में चली गई। अच्छा। अच्छा, टेम्पररी, अब आप देखें ना सड़क पे जा रहे होते हैं, कितनी गाड़ियाँ देखी हैं आपने, कितने खंबे देखे, वो सब याद तो नहीं नहीं, है, ऑब्वियसली हम रखना भी नहीं चाहते। रखना भी नहीं चाहते, लेकिन वो रहती हैं। अच्छा। अच्छा, अब होता ये है कि अगर एक मेमोरी, यानी आपने मिसाल के तौर पे, मैं स्टूडेंट की जिक्र करता हूँ कि आपने सबक पढ़ा, सही। तो 4 चीज़ें बस आप याद रखें। हमारी मेमोरी में बैक वक्त 7 informations can be stored. 7, only 7? Initially, Okay. to begin with, at one time, 7 informations can be stored. और यही वजह है कि आप देखेंगे जितने टेलीफोन नंबर्स होते हैं वो 7 डिजिट्स के होते हैं, ज़्यादा हों तो ब्रेक कर देते हैं, जैसे 0301 लगा दिया, यस उसके बाद 7 डिजिट होते हैं। यस। गाड़ियों के नंबर भी पूरी अकाउंट दुनिया नंबर में, भी ऐसे होते हैं। अकाउंट नंबर भी ऐसे ही होते हैं, बीच में हमारी शनाख्ती कार्ड के नंबर भी। मेरा कहने का मतलब है कि लेकिन सब्जेक्ट तो हमारे 7 से ज़्यादा ही होते हैं। हाँ, लेकिन एट अ टाइम जब आप कोई याद करना चाहते हैं तो ये फिगर ऑफ 7 आप याद रखें। आप कर सकते हैं। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो टिक मार्क कर लिया करें 7 पॉइंट्स, ठीक। उसके बाद ब्रेक ले लिया करें। अच्छा। आप जब ब्रेक लेंगे तो प्रोसेस करता है आपका ब्रेन, तो वो- मशीन की तरह प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक अ कंप्यूटर। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने ली, अगर आप उसको विद इन 15 मिनट्स दोबारा पढ़ लेंगे तो वो दोबारा से तो याद। वो पार्शली कंसोलिडेट हो जाएगी, ओके। और 3 दफ़ा अगर आप परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा वो। परमानेंट में जाना शुरू हो जाएगा। सही। और जो प्रोसेसिंग होती है ये हमेशा टेंशन के बगैर वाले काम में होती है। यानी अगर एक बच्चा कोई सबक पढ़ता है, 7 इन्फॉर्मेशन वो कर लेता है, उस चीज़ को रिपीट भी कर लेता है आधे घंटे में, उसके बाद कुछ देर के लिए वो रिलैक्स करे, रेस्ट करे। ये जो हमारे यहाँ होता है ना, पढ़ते ही चले जाते हैं, पढ़ते ही चले जाते हैं, वो मेमोरी में रिटेंशन बहुत कम होती तो है। ब्रेक लेना ज़रूरी है। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, और ब्रेक भी वैसी लें जो फेस्टिविटी वाली हो। म्यूजिक सुन लिया, कोई खाना खा Change. लिया, कोई गप लगा ली किसी के साथ, चेंज होना चाहिए। सो दिस इज हाउ योर मेमोरी इज कंसोलिडेटेड, ओके। तो इस तरह से हमारी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। इम्प्रूव हो सकती कि है। हम जब काम कर रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ, चाहे पढ़ रहे हैं चाहे कंप्यूटर का कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें। 7 पॉइंट्स या 7 तरह के 7 कोई तरह भी- के मुख्तलिफ काम करने के बाद आप ये कह रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया एक मुख्तलिफ पहलू। अब जो लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग तो पैदाइशी तौर पर ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, और कुछ हम जैसे होते हैं जो इस एज में आके, जवानी कह सकते हैं अभी तो, आकर वो भूलना शुरू कर देते हैं। लाइक मैंने ये चीज़, मोबाइल यहाँ पर रखा, आपके साथ बात शुरू की, आपके साथ निकल गई, मोबाइल यही पड़ा। मोबाइल की तो वैसे ये नहीं हो सकता, लेकिन मिसाल है, मोबाइल तो हम नहीं भूलते। इतनी चीज़ें इस तरह से भूलना शुरू हो गए हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेरे साथ काम करते हैं या मेरे घर में हैं, वो बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। क्या वजह है, कैसे बचा? देखिए, इसकी इसके भी 2 पहलू हैं। एक तो बीमारी है बाकायदा, ठीक। और ये बड़ी उम्र के लोगों को होती है। लेकिन अब तो जवानों में, हाँ, नहीं, मैं आ रहा हूँ, जवानों में जो है उसकी मैं आपको मिसाल सही, दूंगा, सही। लेकिन जो तो ये असल में भूलने की बीमारी है, जी ये हाँ। बड़ी उम्र में डिमेंशिया कहते हैं। हमने यही डिमेंशिया, हमने ये देखा है कि बुजुर्गों में एग्जैक्टली ये आना शुरू हो जाता बिल्कुल। और डिमेंशिया की जो निशानियाँ होती हैं वो ये होती हैं कि सबसे पहले आप लोगों के नाम भूलते हैं। है। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाली थी। फिर चीज़ों के नाम भूलते हैं आप, फिर उसके बाद आप रास्ता भूलना शुरू कर देते हैं। इवन अपने कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता भूल जाते हैं। अच्छा। फिर ये बीमारी जब और बढ़ती है तो फिर आपको ये शऊर नहीं रहता कि मैंने कमीज़ कैसे पहननी है,
और फिर इसके डिमेंशिया की और बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो Prolong ये करता तो है। बाकायदा एक बीमारी है। अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चन की तरफ कि हम यंग लोग जो सारे नॉर्मल हैं और दे आर वेरी हेल्दी ऑल्सो, यस इसकी क्या वजह है? इसकी जो मेनली वजह है वो ये है मल्टीटास्किंग। हमने अपने सर पे ज़रूरत से ज़्यादा या जो बोझ। हमारी सकत है उससे ज़्यादा बोझ डाल दिया है। अगर हमारे देखें ना, हर आप दुनिया का बड़े से बड़ा कंप्यूटर भी ले लें, वो भी हैक हो जाता है, वो भी बाज़ औक़ात काम करना छोड़ देता है, बैठ जाता है वो। एग्जैक्टली तो इसी Heat तरह up हो जाता है। हीट अप हो जाता है। इसी तरह आपके दिमाग के अंदर हमने एट अ टाइम मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, एंड यू नो वी आर प्लानिंग टू डू 7-8 थिंग्स एट वन टाइम। और हमें बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ करना भी है। एग्जैक्टली अच्छा, एंग्जाइटी लेवल हमारा बढ़ गया है, नींद हमारी ठीक नहीं है। आप देखिए हमारा जितना भी प्रोसेसिंग होती है ना, एक तो प्रोसेसिंग थी ना, मैंने आपको कहा कि जो आपने याद किया और वो mind थोड़ी देर की। के लिए, हाँ, रात को नींद के अंदर, और नींद के भी जो है एक रेम स्लीप होती है और एक नॉन रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, नॉन रैपिड आई। ये वो पीरियड है जिन लोगों की नींद अच्छी नहीं होती, उनके फिर बाद में दिन के वक्त जो भूलने का उनके अंदर चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे मार्केट गए, हाँ। चीजें लेने गए, जो सबसे जरूरी चीज थी वो ली ही नहीं और बाकी चीजें लेके वापस आ गए। बिल्कुल, ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं वो चीज़ें जो रख के भूल जाते हैं, यू नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मनी रख दी, डॉक्यूमेंट्स रख दिए, मिल नहीं रहे exactly। उनको। वो उन्होंने सर पे इतनी चीज़ें सवार की होती हैं, वो सोच रहे होते हैं कि मैं ये काम कब करना है मैंने। हम बहुत सारे काम देखिए लाशऊरी तौर पे कर रहे होते हैं, हर काम शऊरी तौर पे हम नहीं कर रहे होते। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं, दूर जाने की बात में, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी थी, मेमोरी इतनी अच्छी थी कि मैं पता नहीं पैदाइश के बाद के सारे मामलात बता सकती थी कि मैं बड़ी हुई, मैंने ये किया, मैं फलां जगह पे गई, और रास्ते मुझे बड़े याद रहते थे। अभी 1-2 साल से ऐसा हुआ है कि मुझे ये बातें याद नहीं रहती, रास्ते तो बिल्कुल ही याद नहीं रहते मुझे, और चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। आई थिंक मेन अगेन द कॉज इज द स्ट्रेस। अभी आपको मैं एक अजीब बात बताऊं कि आप ये फ़ोन देख लें कि जी। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा। एवरी टाइम यू ओपन अप योर फोन यू फाइंड अ न्यू इंफॉर्मेशन, Yes। और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी थ्रैश में जा रही है, हमें उनमें से याद कुछ भी और नहीं इसमें रहती। आपकी जॉब को भी असरअंदाज करती है बिल्कुल आपको। करती है, बिल्कुल करती है। आई थिंक इसका अगर हल आप पूछे एज अ डॉक्टर, तो इसके हल के 4 एरियाज हैं जिनमें वर्क ठीक। करने की ज़रूरत है। एक तो पहले मैंने कहा नींद पूरी होनी चाहिए आपकी, 100%। बिल्कुल। 8 hours। जी 8 आवर्स। नंबर 2, आपका 70% जो बॉडी में है पानी है, तो यू शुड बी हाइड्रेटेड। ओह, अगर आपको डिहाइड्रेशन होगा तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर तो पानी ही पानी होता है, उसके अंदर तो एक अपना भी फ्लूइड होता है, तो यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। सही है, तीसरी चीज़ ये है कि आप प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड लाइफ गुजारें, वो बड़ा मुश्किल है। बस कोशिश करें। अब देखें तो कामयाबी और नाकामी में यही फ़र्क है ना। जितने कामयाब लोग हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। व्हेन दे गेट अप इन द मॉर्निंग, यू नो दे प्लान कि आज हमने ये 3 काम करने हैं, अब ये 3 तो हमने करने ही करने हैं, चौथा 5वां अगर बीच में भूल भी गया दैट डज नॉट मैटर। ठीक। हमारे यहाँ प्रॉब्लम तब आता है कि हमने वो 3 काम जो ज़रूरी थे वो भुला दिए, और बाकी सब कर लिया। बाकी आपने कर लिए। तो इसलिए आप स्ट्रक्चर करें, रात को स्ट्रक्चर करें या अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप स्ट्रक्चर। और लास्ट चीज़ इसके अंदर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज, माइंड एक्सरसाइज कितना जरूरी है, ये मेरा अगला सवाल भी यही था। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो जब फिजिकल एक्सरसाइज करती हैं तो यू गेट मोर ब्लड टू योर ब्रेन, एंड ब्लड इज द न्यूट्रिशन ऑफ द ब्रेन। आपको ग्लूकोज, ब्रेन जो है वो कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। ठीक। इसलिए बच्चों को हम कहते हैं कि जब आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और आप चाहते हैं रिटेंशन अच्छी हो, तो कभी कभार चॉकलेट्स खा लिया करें या मीठा दूध पी लिया करें, ताकि वो ग्लूकोज जो है वो आपके माइंड तक जाए, ब्रेन तो तक। इसी तरह फिर हमारे यहाँ बाकी जो न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फ्रूट्स है। ठीक, तो एक पॉइंट हो गया कि हमें अपने माइंड को फ्रेश रखना है, हमें दूसरा एक्सरसाइज करनी है, तीसरा ये कि हमें फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, नींद का मैंने नींद बताया पूरी कि करनी है, और 5वां डिहाइड्रेशन का हमने बता दिया, Dehydration। और 5वां स्ट्रक्चर हमने कहा कि जी स्ट्रक्चर करना है। हाँ, वो स्ट्रक्चर में क्या क्या करना है ये जरा जल्दी बताइए। स्ट्रक्चर में तो यही आता है ना कि आपको पता हो कि आज मैंने ये काम करने हैं। हम देखें ना, जब एक तो रूटीन के काम है ना, इसको हेल्दी लाइफस्टाइल कहा जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक तो रूटीन के काम है ना कि लाइक अगर मैं डॉक्टर हूँ तो गो टू माई हॉस्पिटल इन द मॉर्निंग,
फिर मैंने ये करना है, लेकिन मैंने इसके अलावा 2-3 काम करने होते हैं। मतलब मैंने हो सकता है कोई बिल देने हो सकता है मैंने अपना इनकम टैक्स फाइल करना हो, जी जी, वो स्ट्रक्चर में आता है कि वी शुड कीप अ प्लेस फॉर दैट, फिर हम नहीं भूलेंगे। ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी को ये मसला आया तो वो अपनी चीज़ों को राइट डाउन करना शुरू कर दे, बिल्कुल, लिखना शुरू कर दे, रिमाइंडर लगा ले, उससे बेहतर हो सकता है माइंड ट्रेनिंग। आप फ़ोन में देख लें, रिमाइंडर तभी दिए हुए हैं जो अच्छे फ़ोन हैं उनके अंदर है। खैर हम लोग तो जो प्रोफेशनल्स हैं हम तो वैसे भी डायरी बना के रखते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज इतने काम करने होते हैं। you need बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद जमील साहब, जितने अच्छे तरीके से आपने समझाया ना, मेरा नहीं ख्याल है कोई और समझा सकता है। मैं समझ गई हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो हम करेंगे तो हमारी मेमोरी जो है वो बेहतर होगी। और ये बताया आपने कि हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और एक कंसिस्टेंट परमानेंट, तो ये दोनों चीज़ें जो है किस तरह से वर्क करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में आए। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो अजनबी लोग ज़िंदगी भर के लिए हमेशा साथ रहते हैं और साथ रहने का फैसला करते हैं। यकीनन ये फैसला ज़िंदगी का एक अहम फैसला है, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ नौजवान जोड़ों को शादी से कबल ज़हनी तौर पर तैयार करने और कामयाब ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाने का कोई रिवाज नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फोरम फॉर सेफ मेथड नामी तंजीम ने हाल ही में आगाज़ के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मुतारिफ करवाई है जो शादी से पहले नौजवान की काउंसलिंग से मुतालिक अहम मालूमात फराहम करती है, मगर हमें फिर से आगाही ना होने की वजह से इसके बारे में पता नहीं है। इस अहम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिलेशनशिप कोच हैं एजाज बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त दिया। एजाज साहब, ये प्री मैरिज काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा, जितना शादी ज़रूरी है ना उतनी ही प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि देखिए जो जिन लोगों ने दो रिश्तों में, एक रिश्ता है यहाँ से एक साहब एक खातून है, वो सिर्फ वो नहीं है, वो एक्सटेंडेड फैमिली कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हम उस माशरे में तो नहीं रहते कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं फिर वो शादी कर लेते हैं, हालांकि हमारा मजहब इस चीज़ का हक देता है, उसको इख्तियार देता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपकी एक्सटेंडेड फैमिली जुड़ी हुई है। तो जब वो जुड़े हुए लोग हैं तो उन जुड़े हुए लोगों की वजह से वो रिश्ते अक्सर जुड़ नहीं पाते। जिन्होंने जोड़ना होता है बुनियादी तौर पर उनकी वजह से वो रिश्ते जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। तो जब आप, मैंने इसके ऊपर बल्कि एक अरसा 15-16 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, नॉट ट्रेन्ड टू बी ट्रेन्ड। नॉट ट्रेन्ड टू बी ट्रेन्ड, यानी ट्रेनिंग के लिए भी तो ट्रेनिंग की जरूरत है ना, कि आपको उसके लिए मुकम्मल उस लायक किया जाए कि आप उसको एक्सेप्ट करें, फिर इस एतबार से आप आगे बढ़ें। ट्रेनिंग लेनी है, किस चीज़ की लेनी है, क्यों लेनी है। जी जनाब। तो इसीलिए फिर होता क्या, बल्कि पिछले दिनों मेरे पास एक कपल आया, खातून ने मुझसे बात की, हनीमून पे गए तो और 50 लोग साथ गए हुए थे हनीमून पर, और वो कहने लगे कि ये हमारा देसी मसाइल तो है। और वो मुझे खातून कहने लगे कि सर बात ये थी कि हम दोनों को पूरे उस वक्त में एक बेंच पर भी साथ नहीं बैठने दिया इर्द गिर्द के लोगों ने। आप उसको लेकिन ये गलत है, इंतहाई गैर मुनासिब है। और उसकी बुनियादी वो उसको भी वो अपने लिए इवेंट समझ लेते हैं रिश्तेदार इधर उधर के लोग, हालांकि एक बेंच पे भी नहीं बैठने दिया उनको। जी नहीं बैठने दिया। तो मैं देखिए ये दोनों ने मिलकर एक दूसरे को दरियाफ्त करना होता है, तो वहाँ से मतलब आप समझते हैं कि मसले खराब होना शुरू होते हैं। तो इसीलिए मैंने, जब मैं करारों में बड़े अरसे में कहते सर्टिफिकेट होना चाहिए प्री के अब ही इज और शी इज रेडी टू, क्योंकि उसको, लेकिन इसमें हमारा मुआशरा हमें आगे जाने देता है, इजाजत देता है। आप हम लोग अब प्रोग्राम्स कर रहे हैं ये अवेयरनेस के, लोग अब आ रहे हैं। अब मेरा सबसे ज्यादा क्लाइंट पाकिस्तान से बाहर का है, लेकिन मैं समझता था कि पाकिस्तान से मुझे शायद क्लाइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन अब मिल रहे हैं क्लाइंट। पाकिस्तान में भी अब लोग आते हैं, वो आपके साथ बैठते हैं, बात करते। देखिए जी बिल्कुल, मैं बल्कि एक टीवी शो में मैंने बात की कि मैंने साहब से कहा कि राहत होती है बीवी, आप उससे राहत लें। बिल्कुल। वो मुझे कहने लगे सर मेरी का तो नाम भी राहत है और राहत नहीं जे फिर भी नहीं है। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि जनाब राहत देकर राहत ली जाती है। आप जब तक राहत को इंश्योर नहीं करेंगे तो आपको राहत कहां से मिलेगी। तो इसकी मश्क की जरूरत है। अब आप देखिए, अगर एक वालदा अपने घर में अपनी बेटियों को कहती है कि जिस तरह तेरे प्यो नाल मैं गुजारा कीता है तो मैं जाननी है, जिस घड़ी वो कहती है मैं जाननी है, तो वो तो एक हीरो को मार देती है बेटी के आगे। वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। फिर वो कहती है ये तो अच्छे नहीं होते मर्द, वो ये लेके जहां से निकलती है उधर से घर उसका। लेकिन ये भी तो पॉइंट आता है ना कि तू भी एनजी कर, जो मर्जी तेरे नाल हो सकता है। वो तो फोन की वजह से बड़े मसाइल हैं जो हर मिनट रिपोर्टिंग हो रही है, यहाँ भी तो हर खबर पे नजर होती है। तो फिर ससुराल में क्या हो रहा है, आप समझते हैं कि इसमें ये जो मसाइल आते हैं शादी के बाद, इसमें से एक बड़ा मसला ये है कि ससुराल की हर बात मेके में बताना, ये भी मुश्किलात का बहुत बड़ी वजह है। बल्कि पिछले दिनों एक चैनल है हमारा ARY, उसके लोग मुझे इंटरव्यू करने के लिए आए, तो उस वक्त मुझे मेरे इल्म में लाए, वो लोग मेरे इल्म में लाए
500 खुला हुई एक हफ्ते में हमारे लाहौर में खुला, और उसमें ज़्यादातर खातिन ये फरमा रही थी कि हम जॉब करती हैं, हम तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं, हम खुद कमाती हैं। ये भी वजह है, ये वजह एक वजूहात में लड़कियों से ने बड़ी वजह। इंडिपेंडेंट होने की वजह से। हालांकि इंडिपेंडेंट होना, पैसा तो सिर्फ वजह नहीं होती ना दो लोगों के साथ होने की। Exactly. उनकी वजह से मुआशरे ने वजूद पाना होता है, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती एक हैं। हमारे मुआशरे में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर लड़की पैसे कमाती है शौहर से ज्यादा, उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो वो शौहर की बात नहीं सुनती। हो जाता है। तो फिर आप ये देखें, अगर शौहर का दिमाग खराब होता है तो लड़की को ये समझना चाहिए कि पैसे कमाने वाले का दिमाग खराब। लेकिन आप तो मर्दों वाली बात कर रहे हैं ना, ये तो खवातीन तो पॉइंट दे सकती हैं कि हम अपने शौहर का साथ देती हैं। अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं शौहर का साथ दे रही। बुनियादी तौर पर जब वो दो लोग ये समझते हैं ना कि मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो वहीं से खराबी शुरू होती है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। अच्छा। वो बड़ा खूबसूरत किसी का शेर है कि उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलते हैं कोई कंधा नहीं देता। वाह वाह वाह, क्या कहने। हमें अपने एतबार से चीज़ों को लेकर चल। अब एक खातून इसलिए सब्र करती है कि मैं चैन में आ जाऊंगी सब्र के नतीजे में, उसकी ज़िंदगी कभी ख़राब कोई कर ही नहीं सकता। और अगर वो कह रहे मैंने तेरे लिए की, लेकिन अभी क्योंकि ये तो अभी प्री मैरिज काउंसलिंग शुरू हुई है, इससे पहले अगर हम बात करें, लोग ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने तो कोई प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं ली थी, उनके रिश्ते इतने अच्छे क्यों गुजर गए? और उस टाइम तो अगर रेशो की बात की जाए, खुला की, डाइवोर्स की, तो बहुत कम थी। वजूहात बहुत मुख्तलिफ थी। उस वक्त लोग सामने सरफेस पे नहीं आती थी चीज़ें। ये नहीं थे कि वो खुश थे, ये नहीं थे कि वो बहुत बस वो बर्दाश्त भी मुआशरे ने ज़बरदस्ती ने बर्दाश्त करने में, उनके पास हाली बर्दाश्त। वो बेहतर नहीं था? नहीं, वो बेहतर नहीं था। देखिए, वो बेहतर नहीं था, वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाए। फिर मुझे एक बात की, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। क्या बात। फिर हमारी उम्रें कोई और बसर करता चला जाता है, और उसके बाद नताइज क्या निकलते हैं। एक वक्त आता है जब हमें एहसास होता है तो सिर्फ पछतावा होता है, हो कुछ नहीं सकता। तो एजाज साहब, सबसे बेहतर लाइफस्टाइल गुजारने के लिए मियाँ बीवी को क्या करना चाहिए और फैमिली को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए? एक तो फैमिली, मैं प्री मैरिज कोचिंग की जब बात करता हूँ, मैं कहता हूँ समधियों की कोचिंग की जरूरत है। Exactly. दो खानदानों की, दो, उनको पहले बताएं कि इन्हें दरियाफ्त करने दे एक दूसरे को, इनकी मदद। देखें, आप अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, जो खिलौने मैं नहीं ले सका मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे वो ले लें। ऐसे ही है। अगर मैं ये कहूँ कि जो मैं नहीं सीख सका मेरे बच्चे वो सीख लें, कितना फर्क पड़ेगा। बहुत। हम सीखने से ज्यादा खिलौने को अहमियत देते हैं। तो आप जब कभी भी आप समधियों के अपनी अवेयरनेस में इसमें समझी, चूंकि उन्हें नहीं पता, इतने सारे लोग। जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है या फिर सेपरेट? जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत बेहतर है अगर प्राइवेसी को इंश्योर कर दे। तो इस्लाम तो कहता है सेपरेट होता है ना। प्राइवेसी को इंश्योर करने की बात है। अगर वो सेपरेट का मतलब यही तो प्रॉब्लम है। आप देखें ना कि जो भाभी का बेडरूम है वहां सारे देवर जाके टीवी पे क्रिकेट मैच देखना शुरू कर दें, तो प्राइवेसी तो खत्म हो गई। या फिर वो जो बेडरूम के वॉशरूम है, तो घर में प्राइवेसी तो नहीं होती ना। आप प्राइवेसी नहीं करते, इसलिए खराबी आ रही है। एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर जो खराबियां आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि वो जॉइंट फैमिली के अंदर सिर्फ प्राइवेसी की वजह से। बड़े अच्छे अच्छे घर हमने देखे। अब देखिए, जॉइंट फैमिली में अगर एक खातून काम करती हैं तो वो सवेरे उठ के अपने काम पे जाती है तो पीछे दादा दादी संभाल लेते हैं, काम बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप कहें न्यूक्लियर फैमिली की बात जो आप करें सेपरेट की, वहां पर भी तो मेरे पास ज्यादातर मामले तो वही आ रहे हैं। वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं जब दो अकेले रह रहे होते हैं। अच्छा। उन्हें कुछ समझाने वाला नहीं होता ना, उनकी बुराइयों को देखने वाला नहीं होता, लड़ाइयों में रोकने वाला कोई नहीं होता है, संभालने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर संभाल लेता है। तो इसका हल यही है कि अगर रेशो की बात की जाए तो ज्यादा जो मामलात खराब हैं वो जॉइंट फैमिली में आ रहे होते हैं या सेपरेट फैमिली? उन दोनों लोगों की वजह से वो जो दो रिश्तों में बंधे हुए ना, वो अगर अपने घर के किसी कोने को मुंतखब कर लें, और ये जुमले अगर वो सुन रहे हैं तो उधर बैठ के वो एक दूसरे से वो सवाल करें जो उन्होंने तो ये सब कुछ डिसीजन जो है ये प्री मैरिज में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, काउंसलिंग के अंदर आता है। वहां पर तो मैं समझता हूँ क्वेश्चनर बाकायदा होना चाहिए कि ये सब कुछ। उसके बाद जाकर वो जब उसमें जाएंगे इक्विप हों वो। अब मामला ये कि टैबूज बना दिए गए। अगर लड़की वाले या लड़के वाले शादी से पहले कोई शर्त रखेंगे तो उसको पसंद नहीं किया जाता। ये होना चाहिए, आप समझते हैं? मशरूत तो कुछ भी नहीं होता साहब, मशरूत रिश्ता थोड़ी होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात थी कि प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इसका आप पर पढ़ती है तो आपको पता चलता है, नहीं समझ पाते कुछ लोग के क्या करना है। हमारा आज का ये प्रोग्राम हुआ ख़त्म। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।